फॉलो इसमें थोड़ा और, ताकि फिर उसके बाद चलो ये लिख लीजिए एक बार। मनोनयन, मनोहर, मनोनीत, मनोरोग, मनोदशा, मनोभाव, मनोज, अधोभाग, अधोवस्त्र, यशोदा, यश प्लस धरा, यशोधरा। इसी तरीके से एक शब्द है यशोबल, यशोबल। बताओ इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यश धन बल, यशोबल। ये लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट पेज ले लें। ओके ओके, इससे आगे कुछ था क्या? बस यही बात खत्म हो गई थी, है ना? चलो, यशोधरा तक लास्ट अपना कंटेंट चल रहा था, ये पार्ट लिख लिया। ओके, चलिए अब कुछ आगे के उदाहरणों को ले लेते हैं, ठीक है? ये एक शब्द है पय। देखो, नया विसर्ग वाला एक और शब्द आ गया आपके लिए, पय। इसका अर्थ होता है जल, और ये शब्द है ज, ज यानी जन्म लेने वाला, और ये बन जाएगा पयोज। इसका अर्थ होता है, पय यानी क्या होता है? जल, जल में जन्म लेने वाला, पयोज। पयोज का अर्थ क्या हो गया? कमल। और मान लीजिए परीक्षा में आ गया पयोद, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें लिखना है पयः, और इधर क्या निकलना है? द। पय यानी जल, द यानी देने वाला। जल को देने वाला कौन है? बादल, उसे पयोद कहा जाएगा। इस तरीके से अब मान लीजिए परीक्षा में ये शब्द आ गया पयोधर, बताइए क्या करें इसका? ये आ जाएगा पयः, और इधर आ जाएगा धर। पय प्लस धर से बनेगा पयोधर। पय को जो धारण करता है, पानी को जो धारण करता है, पयोधर बादल को भी कहते हैं, समुद्र को भी कहा जाता है, लेकिन बादल के लिए ज्यादा प्रयुक्त होता है, ठीक है? पयोधर। अगला जो शब्द है, ये एक शब्द है सरह, और इधर आ रहा है वर, क्या बनेगा? सरोवर। देखिए, सरह का अर्थ होता है तालाब, वर का अर्थ होता है दूल्हा, ऐसा दूल्हा जो तालाब में डूब मरे ऐसा अर्थ नहीं है, ये ध्यान रखना। वर का अर्थ दूल्हा होता है, और अभी तो शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया, तो वर शब्द आपको बहुतायत मिलेगा, वर वधु, वर वधु, वर। लेकिन वर का एक और अर्थ होता है, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तालाबों में जो श्रेष्ठ है उसे हम क्या कहते हैं? सरोवर। इसलिए संस्कृत की कहानियों में आपको बगुले तालाब के किनारे मिलते हैं और हंस सरोवर के किनारे मिलते हैं, ठीक है ना? तो सरोवर के किनारे हंसों का जोड़ा रहता था, कहानी पढ़ते होंगे ना, तो वहां सरोवर शब्द प्रयुक्त होता है, कभी तालाब शब्द प्रयोग काम में नहीं लिया जाता। तो सरहदन वर से क्या बना? सरोवर। इसी तरीके से देखिए, ये है सरह, और इधर आ गया ज, और क्या बनेगा? सरोज। सर कहते हैं तालाब, ज यानी जन्म लेने वाला। तालाब से जन्म कौन लेता है? कमल। इसलिए सरोज का अभिप्राय क्या हो गया? कमल। कमल के लिए ये प्रयुक्त होता है सर, ठीक है? कुछ अन्य उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ये एक नया शब्द और आ गया, नभः, विसर्ग लगेगा, ठीक है? और इधर आ गया मणि, और ये बनेगा नभो मणि, नभो मणि। देखो, नभो मणि यानी नभ की मणि कौन है? सूर्य। सूर्य को कहा जाता है नभः धन मणि से क्या बनेगा? नभो मणि। इसी प्रकार से देखिए, ये एक शब्द है शिरह, यानी विसर्ग लगता, नया शब्द आ गया, और ये आ गया रेखा, और ये बनेगा शिरो रेखा। अर्थात इसका अर्थ है लाइन, जो शब्द के ऊपर लाइन खींची जाती है उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में?
शिरोरेखा, शिरोधन रेखा से क्या बन गया? शिरोरेखा। अन्य उदाहरण ले लेते हैं। ये है तपह और इधर आ गया वन, और ये क्या बनेगा? तपोवन। इस तरीके जिस वन से में तप किया जाता है उसे तपोवन कहते हैं। बचपन के दिन याद करो जब विद्यालय में वो एक समूह गान गाया जाता, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, वहां एक शब्द आता था तपोभूमि। तो जिस भूमि पर तप किया जाता है, तप प्रदान करने वाली भूमि, तो इसमें क्या आ जाएगा? तपह, और इधर आ जाएगा भूमि। बस कुछ भी नहीं करता। तपाधन भूमि से क्या बनेगा? तपो भूमि। इसी प्रकार से देखिए ये शब्द है पुरह, और इधर आ गया गामी, और क्या बनेगा? पुरोगामी। बस कुछ नहीं करना है, पुरोगामी। इस तरीके से। अब मुझे बताइए ये शब्द है जैसे पुरोहित, तो बताइए इसका संधि विच्छेद। तो यह आ जाएगा पुरह धन हित, और ये क्या बन जाएगा? पुरोहित। चलिए इनको लिख लीजिए, फिर इसके बाद आपका मैं टेस्ट लेता हूं। इस संधि का टेस्ट लेते हैं, विसर्ग संधि का। गुरुजी दुर्ग शब्द का संधि विच्छेद विषम संधि, विषम थोड़ी, विसर्ग संधि में होगा क्या? दुह प्लस ग, दुर्ग। बिल्कुल आपको नियम पढ़ाने वाला हूं भाई अभिषेक जी। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग माने गए, पारण दुर्ग, एरण दुर्ग है ना, दानव दुर्ग, आप पढ़े होंगे, वैसे जीके में आपको पढ़ाया गया होगा। दो और दुर्ग शब्द का अर्थ होता है कठिन, ग यानी होता है गमन, जहां पहुंचना जाना बहुत कठिन होता है उसे दुर्ग कहा जाता है। इसलिए दुर्ग बड़ी आसानी से नहीं पहुंच पाते हम लोग, वहां बड़ी कठिनाई, पत्थर की टांगे चाहिए तब जाके अपन पहुंचते हैं। पता होगा पत्थर के टांगे कहाँ चाहिए? जैसलमेर। हाँ, कहीं पर काली सिंध, आहू और बनास नदी पर बनाया हुआ कोई जल दुर्ग है, गागरोन का किला बनाया गया है ना, तो अपना दरवाजा टिंग टॉन आ जाओ अंदर, कितना इजी है। कहीं अपन को कहीं इतनी मेहनत थोड़ी करनी पड़ती। दुर्ग किले इसीलिए बनाए जाते थे क्योंकि वहां जो लोग रहते थे, राजा, उनकी प्रजा और उनके जो परिवार के जो लोग थे वो सुरक्षित रहे, इसलिए थोड़े कठिनाई बड़े वातावरण में वो दुर्ग बनाते। तमन्ना का संधि विच्छेद, भाई तमन्ना का संधि विच्छेद रामदयाल जी नहीं होता। ये तमन्ना अपने यहाँ का शब्द नहीं है, ये तमन्ना अरबी फारसी शब्द है, एक तमन्ना जीवन की, है ना, चाहे शादी तुझी से हो या शादी से मैं मर जाऊं उसी दिन। वो गाना सुना नहीं हो ना आपने, उसमें तमन्ना आता है, तो वो तमन्ना अरबी फारसी शब्द है, हिंदी का नहीं है। तो इसका ये तो कल गन्ना का भी पूछ दोगे आप कि सर इसका संधि विच्छेद क्या होता, तो हमारे हिंदी का शब्द नहीं है। आरजू, हसरत, ये सब विदेशी शब्द है। लिख लिया? पुरोहित जो पूजा पाठ कर्म विधान करता है ना, उसको होता ना, किसने कहा नहीं होता? बिल्कुल होता है। जय सिंह ने जो बसाया वो जयपुर, उदय सिंह ने जो बसाया वो उदयपुर। मैं पूर आपको एक प्रत्यय में पढ़ाऊंगा, उदयपुर, भरतपुर, फिरोजपुर, गोरखपुर। पुर यानी नगर होता, ये पुर है। इसका और इसमें अंतर है, दोनों में अंतर है। हाँ, वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वहां पर विसर्ग लगाए जाएंगे, जयपुर। तो ये जो पूरा लिखा गया है ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में लिखा, ये विसर्ग का कंसेप्ट जो है ना, क्योंकि संधि थोड़ी हो रही है। हाँ, ये वहां संधि तो कहां हो रही है? यहां हो रही, पुरह, ये ध्यान रखना। ये आप देखना कहीं पे भी, जैसे देखिए संस्कृत में क्या लिखेंगे? नरेश, राम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए उसके पीछे रामलाल है। हाँ, ठीक है ना, हो गया, लिख लिया? योगेश्वरी, सही है। चले आप, चलो आ जाओ अपनी कॉपी के पीछे, लास्ट वाले पन्ने पे टेस्ट ले लेते हैं।
पेन चलाइए, मुंडा नहीं। सब में विसर्ग लगे हुए हैं। मनह, जिसमें भी विसर्ग है, मैंने लिखा नहीं है। मनह, मनो नयन, मनह प्लस नयन, मनहो नयन। अरे यार आंसर पय प्लस पान, पय प्लस पान, पय प्लस दी, पय प्लस द, पयोज, पय प्लस ज, पयोज। ये पढ़ा है ना। शाबाश, अब क्लियर सीख गए, वेरी गुड। विसर्ग संधि में कहा दिमाग ज्यादा लगाना है। सही है, शाबाश। अपकार है? एक मिनट अभी। हाँ, हाँ? किसका अपकार क्यों करेंगे? अपकार भी तो कर सकते। नहीं नहीं, परोपकार का मतलब होता है दूसरों की भलाई। अपकार ही नहीं तो बुरा ही हो गया। अच्छा ये बताइए, परोपकार का मीनिंग क्या होता है? दूसरों की भलाई। तो भलाई के लिए अपकार थोड़ी लिख सकते हैं, उपकार ही लिखते हैं वेंडा। हो गया क्लियर? किसी को आप सुंदर कहना चाहते हो, है ना? किसी को आप सुंदर कहना चाहते हो, लेकिन आप ये थोड़ी कह सकते हो कितना भद्दा है। एक सुंदर के लिए तो सुंदर शब्द काम में लिया जाएगा, खराब के लिए खराब काम। उपकार तो भलाई को कहते हैं, है ना? तो अपकार नहीं लिख सकते। आपकी बात का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अर्थ भी तो हमें ध्यान रखना। चलिए करें सरल, बहुत सरल है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगना। क्या लिखा है ये? मनोरथ। इसमें आ जाएगा मनह धन रथ। बस ये किस किसने लिखा? हाथ खड़ा करें। और शाबाश, सही है, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। अभी तक विसर्ग संधि में भी आप अभी गलती करेंगे तो फिर क्या सीखेंगे? इसलिए सबसे सरल संधि है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मन प्लस रंजन क्या बनेगा?
मनोरंजन। किस किसने लिखा है? शाबाश, गुड। ये मन प्लस भाव मनो, किस किसने लिखा है? ओ शाबाश, गुड, सीख गए आप। मन प्लस नयन मनो नयन, ये किस किसने लिखा है? और क्या बात है, पूरी क्लास सही। अभी पहली बार इतने राइट हो रहे हैं आप लोगों को, मजा आ रहा है। मना प्लस कामना मनोकामना, क्या बनेगा? मनोकामना। किस किसने लिखा है? गलत। का अघोष है। गाड़ी जाओ तो पन्ना, गलती हुई है, बस यही गलती करोगे आप। हाँ, गलती मुझे पता ना, गलती कहाँ करने वाले, गलती यही होगी और कहीं गलती की संभावना नहीं है। देखिए, इसमें आपका अपराध क्षम्य, मैं माफ करता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी गलती नहीं, ये गलती सरासर पूर्वजों की, पूर्वजों की है। देखो मैं बता रहा हूं, सच बात बता रहा हूं, पूर्वजों की इसलिए। कहां गलती हुई है पूर्वजों से वो बता रहा हूं। मनोरोग, मनोदशा, मनोभाव, मनोनयन, मनोहर, मनोरथ, मनोनीत, इतनी बार मनो मनो शब्द निकला तो हमारे पूर्वजों ने आओ देखा न ताव न सीधा बोल दिया मनोकामना। और आप देखना ये शब्द इतना बहुप्रचलित शब्द है, व्यापक स्तर पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ये मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर है। खूब जगह ये डायलॉग बाजी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये मनो मनो के प्रभाव में आकर के गलती कर ली। यहां क क्या है? अघोष है, इसकी संधि नहीं होती है, इस शब्द की संधि नहीं होती है। इसका सही आंसर है, जीवन में याद कर लेना, क्योंकि मैं तो हमेशा इसका प्रयोग ऐसे ही करता हूं और बोलता भी यही हूं, मन कामना। याद रखना, संधि के दृष्टिकोण से मनोकामना अशुद्ध शब्द है, लेकिन मनोकामना बहुप्रचलित शब्द होने के कारण जबान पर है तो लोग बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए। कोई ऐसा भी होगा आपको कहेगा नहीं सर मन प्लस कामना मनोकामना हो जाता, बन गया, तो उसको एक ही उदाहरण देना, प्रातः प्लस काल इज इक्वल टू क्या होगा? क्यों प्रातः काल क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? क्योंकि पूर्वजों के सामने प्रातः काल जैसी कोई ध्वनि उनके आसपास ही नहीं थी, इसलिए तुरंत अघोष दिमाग में आ गया उनके, इसलिए वो प्रातः काल ही बोलते। लेकिन मनोरोग, मनोदशा, मनोभाव, मनोनयन, इतने मनो शब्द होने की वजह से यहां गलती कर बैठे और उन्होंने मनोकामना बोल दिया। मनोकामना नहीं बोलना है, मना कामना, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। संधि के दृष्टिकोण से और शब्द शुद्धि के दृष्टिकोण से मनोकामना शब्द अशुद्ध है, ये तो याद कर ही लेना। आप कभी मनोकामना लिखना भी मत, और पेपर में ऐसे ही आएगा। मैं कह रहा हूं वहां परीक्षा में ऐसे आएगा, मन प्लस कामना इजिकल टू मनोकामना, कौन सी संधि सही है? भाटा सही है, हाँ गलती कर लो। हाँ, ये आ गया शिरह, और इधर आ जाएगा मणि, शिरोमणि। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल करके एक नेता हुए, उनका एक राजनीतिक दल था शिरोमणि अकाली दल, कभी नाम सुनाओ तो। शिरोमणि शिर की मणि, उसको कहेंगे शिराधन मणि। ये किस किसने लिखा? सही, गुड। अध धन वस्त्र अधो वस्त्र, क्या बनेगा? अधो वस्त्र। किस किसने लिखा है? बहुत बढ़िया, शाबाश। अध प्लस पतन अधो पतन, क्या बनेगा? अधो पतन। किस किसने लिखा है? गलत। प अघोष, पाता में तो हाथ रखो। गलतियां हुई है, मैंने लखनऊ की गलियों में गोपियों में देखा है, अधो पतन लिखा, बहुत सारों ने बहुत सारे मनोकामना लिखी है, याद रखना। अब देखिए, अधो भाग, अधोगामी, अधो वस्त्र, सब घोष है, लेकिन प अघोष। यही गलतियां परीक्षा में करोगे, नहीं होगा। मनोधन चिकित्सा मनोचिकित्सा, क्या बनेगा? मनो चिकित्सा। किस किसने लिखा? हाथ खड़ा करो। गलत। च अघोष। अब आपकी गलती नहीं है, ये तो हॉस्पिटल में लिखा लेता है मनोचिकित्सालय, वहां तक गलती गई है, वही से ही गलती चल रही है। आप क्या करोगे? इसका क्या आंसर है जानने के लिए देखें अगला एपिसोड, इस पर हम बात करेंगे।
अभी नहीं है, इसका अलग नियम है। ठीक है, तो मनोचिकित्सा नहीं होता, ये ध्यान रखना है, क्योंकि च अघोष है। लेकिन मुझे पता है कॉपी में मनोचिकित्सा लिखा है, लिखा है, ईमानदारी से लिखा है ना, गलती हुई है। हाँ हाँ, अगला देखिए, ये सरह और इधर आ गया ज। ये तो सबके राइट होना चाहिए, अभी पढ़ाया है। कोई ऐसा है जिसने ये अभी गलत कर रखा? वो यहाँ था ही नहीं, इसका मतलब वो कहीं और होगा। सरह प्लस कार, सरोकार, क्या बनेगा? सरह प्लस कार क्या बनेगा? सरोकार। गलत। अच्छा, एक पहली बात देखो, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं बात करता हूं इस शब्द को लेकर के। इस शब्द को मेरे पास दोनों किताबें पढ़ी, डॉक्टर राघव प्रकाश व्यवहारिक सामान्य हिंदी, जब उनका पुराना एडिशन मेरे हाथ में आया तब मैंने ये शब्द विसर्ग संधि में देखा था। मैं जयपुर गया था, तब मैंने सर को ये कहा, सर ये तो विदेशी शब्द है, ये संस्कृत का शब्द नहीं है, इसकी संधि कैसे हो सकती? ये नहीं है। फिर बाद में इसको हटा दिया गया। बाद में जो पुस्तक में एडिशन नया हुआ उसमें ये गलती कहां हुई? बहुत सी किताब वालों ने सरोज शब्द, सरोवर, ये संस्कृत के शब्द है, इस सरो को लेकर के ये भी सरो आ रहा है, तो सरोकार ये अरबी फारसी शब्द है। अरबी फारसी शब्दों का संधि में कोई स्थान नहीं है, उसकी भले वो ध्वनि आ रही होगी पर हम उसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते, मान लेते कर भी ले, लेकिन क क्या है? अघोष है, तो फिर भी इसकी संधि नहीं हो सकती, इसलिए इसकी संधि नहीं होती, इसको हमने डिलीट करवा दिया, वहां से हटवा दिया। अभी वाले एडिशन में तो नहीं है, लेकिन पुरानी जो किताब थी उसमें ये मिलता है। ठीक है, हाँ, तो इसका इसका संधि विच्छेद नहीं होता। ये तो आपको फंसाने के लिए दिया कि आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि सरह प्लस कार भी कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, सरकार होता होगा वैसे सरोकार हो गया, नहीं होगा, ये विदेशी शब्द है, अरबी फारसी शब्द। मनधन प्रसाद, मनो प्रसाद, क्या बनेगा? मनो प्रसाद। किस किसने लिखा है? गलत, ये प अघोष, फंसा फंसा के क्वेश्चन दिए है ना। पया प्लस धी क्या बनेगा? पयो दी। पय यानी जल, दी यानी धारण करना, जल को धारण करने वाला कौन है? समुद्र, पयोदी। और पय प्लस पान, पयोपान, क्या बनेगा? पयोपान। किस किसने लिखा है? गलत, असिके प। तो अब देखिए, जिसकी संधि नहीं होती है वे शब्द कौन कौन से, गांठ बांध करके लिख लेना। हालांकि मेरी अपनी पुस्तक है उसमें, रॉयल वाली, उसमें सबको लिखवा रखा है। अधपतन, ये मन कामना, इसकी संधि नहीं होती है। ये पय पान, इसकी संधि नहीं होती है। और ये मन प्रसाद, इसकी संधि नहीं होती है। और ये जिंदगी में ऐसे ही बोलने आपको, मन प्रसाद, मन कामना, पयपान, यही शुद्ध रूप, इनको ऐसे ही लिखना, लकीर के फकीर नहीं बनना। तमोगुण का क्या अर्थ होता है भैया? तम, ये रजस, सत्व, गुण है ये। तमोगुण, तम यानी अंधकार, तमोगुणी बहुत ही गुस्से प्रकृति का व्यक्ति होता है, अंधकार को मानने वाला, यानी कि उल्टे सीधे काम करने वाला है ना, उसको उस प्रवृत्ति का, जो सीधा है सात्विक प्रवृत्ति का है, वो सतोगुण है। हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, अब कॉपी बंद कर लीजिए। नहीं, उसकी तो संधि नहीं होती है, वो तो लिखना ही नहीं है, वो तो विदेशी शब्द है, वो तो ऐसे ही लिखा मैंने। हाँ, उसको कुछ नहीं करना है। ओके, अब आप कॉपी बंद कर लीजिए, आपको लिखना नहीं है। ये व्यंजन विसर्ग संधि का पहला नियम था। बात समझ में आ गई? पहले नियम में मैंने जो ये अंत में जो शब्द लिखा है ना, इन्हीं को ही पढ़ना दिमाग में। पेपर में आपको फंसाने के लिए पेपर सेटर यही देगा, मन प्लस कामना इजिकल टू मनोकामना, कौन सी संधि शुद्ध है कौन सी अशुद्ध है, ये ध्यान रखना, इसकी संधि नहीं होती है। अधपतन शब्द शुद्धि में अगर लिखा हुआ है अधोपतन नहीं होता है, अधपतन ही होगा। क्यों? क्योंकि वो अधो भाग, अधो वस्त्र, अधो गामी
निर्मल निर्मल, खूब सारे उदाहरण है, खाली मैं तो एक बता रहा हूँ इस तरीके से। ये एक और लिख दो, वो किसी ने सवाल किया था तो वो लिख देते हैं दू प्लस ग, और क्या बनेगा? दुर्ग। आप दिखाई नहीं दे रहे थे। कुशल जी, कोई टेक्निकल समस्या हो गई थी, तकनीकी खराबी होने की वजह से आप लोगों को ये नियम समझ में नहीं आया। हमारे जो साथी है जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, उन्होंने यहाँ आकर के सारी समस्या को संभाला है और इसको, देखिए मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं हूँ, ठीक है। हाँ, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज तो आपको सुनाई दे रही है, तो सिर्फ आप आवाज से इस नियम को समझिए, ठीक है ना। कमेंट मत करिए, नियम को समझिए। नियम ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले अगर ई की ध्वनि है, या विसर्ग से पहले बड़ी ई की ध्वनि है, या विसर्ग से पहले ऊ की ध्वनि है, उसके बाद अगर कोई घोष ध्वनि अगर आ जाती है, तो ये विसर्ग है वो र में बदलता है। उदाहरण के लिए देखिए, ज्योतिः प्लस मय, तो क्या बन गया? ज्योतिर्मय। इसी तरह ज्योति प्लस लिंग से क्या बनेगा? ज्योतिर्लिंग। आशीर्वाद, आयुधन वेद, आयुर्वेद, यजुधन वेद, यजुर्वेद, ठीक है। धनु प्लस बाण, धनुर्बाण। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये समास में प्रश्न पूछा गया था कि इसमें कौन सा समास है, तो धनुष और बाण द्वंद्व समास इसमें उत्तर होता है। आयुर्विज्ञान लिखा है तो आयु धन विज्ञान करना है। नियधन बल निर्बल, दुओ प्लस जन दुर्जन, निर्गुण, निर्जीव। और ये किसी ने ऑनलाइन में सवाल किया था, अच्छा दुर्ग का संधि विच्छेद, तो दुह प्लस ग दुर्ग बनता है, ठीक है। दुह प्लस भावना दुर्भावना। इस तरीके से ये नियम, अभी आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे थे, तब तक मैंने इतनी ही बात की है, ठीक है। अब आप इसे लिख लीजिए। कंप्लीट है। अभी हमने मनादन चिकित्सा क्या बना दिया था? मनोचिकित्सा। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया नहीं था कि इसका क्या आंसर है, ठीक है ना। तो अब उस मनादन चिकित्सा को क्लियर करेंगे, इसका क्या आंसर आता है, ठीक है। एक बार इसे आप लिख लो। हो गया? देख लिया सभी ने? चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगला जो नियम है। देखिए विसर्ग संधि की हम समाप्ति की तरफ है, तो
मेन दो ही नियम है खास जो मैंने अभी पढ़ा है। अब जो मैं नियम पढ़ाने वाला हूं कुछ शायद हो सकता है उदाहरण कल तक भी जा सकते हैं, क्योंकि तीनों स जो है उस पर मैं बात करने वाला हूं। विसर्ग संधि में हमारे तीन जो श होते हैं, एक ये स, एक ये स और एक ये स। तो हम पहले कौन सा लिखते हैं? तालव्य श, ठीक है, फिर मूर्धनी श और फिर कौन सा लिखते हैं? दंती स। हमारे वर्णमाला में ये इस तरीके से क्रम में आता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम जिसको पढ़ेंगे, मैं इन तीनों श के नियमों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तीनों श उपसर्ग में भी खूब आने वाले हैं और आपको घुमा करके भी पूछा जा सकता है। हम पहले इस पर बात कर लेते हैं। इसके लिए क्या कहा गया है? अगर विसर्ग के बाद कोई तालव्य ध्वनियां, तालव्य ध्वनियां, तालव्य ध्वनिया का मतलब होता है ईचुषया नाम तालु, अर्थात तालु से उच्चरित होने वाली, और तालु से उच्चरित होने वाली विशिष्ट जो ध्वनियां चलती है हमारी, ये च और एक ये छ, जो जो उदाहरण में आते हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। हालांकि तालव्य ध्वनियां बहुत सारी है, लेकिन च, छ और स ये तालु से उच्चरित होने वाली, पूरा च वर्ग तालु से उच्चरित होता है, लेकिन संधि में इन पर ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो इन्हीं पर हम बात करेंगे। तो विसर्ग के बाद अगर तालव्य ध्वनियां च, छ, श इनमें से कोई भी आ जाए तो ये जो विसर्ग है किसमें बदल जाता है? श में। हम पहले प्रकार के श की बात कर रहे हैं अभी, ये ध्यान रखना कि किस तरीके से बनेगा। चलिए उदाहरण ले लेते हैं। ये शब्द है तपह और इधर आ गया चर्या और ये बनेगा तपश्चर्या। इस तरीके से ये शब्द बनेगा, ठीक है। ये नहीं प्रचलित है, ज्यादा आपको पता नहीं है, लेकिन ये शब्द आपने जरूर पढ़ा है, अंतः, और इधर आ रहा है चेतना, तो ये बन जाएगा और ये बन जाता है अंतश्चेतना। इस तरीके से शब्द बनेगा अंतश्चेतना। ये भी आप लोगों ने खूब पढ़ा है, ये है आह और इधर आ गया चर्य, क्या बनेगा? आश्चर्य। आश्चर्य ऐसे लिखा जाता है। इसी प्रकार से देखिए ये क और इधर आ गया चित और क्या बनेगा? कश्चित। ये कहां पढ़ा आप लोगों ने? संस्कृत में पढ़ा ही होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां। आता ना, आता ना? क्या मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः? सर्वे करने से पता लगा है कि इस भाव में कोई सुखी नहीं। नहीं, वो श्लोक का हिंदी अर्थ बता रहा हूं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे करने से ये पता लगा है कि इस भाव में कोई सुखी नहीं। सर्वे संतु निरामया, और जो सर्वे करने गए कमबख्त अभी तक आए नहीं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और जो जो सर्वे करने गए वो सभी पछता रहे। वो सभी क्या कर रहे? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये अर्थ बिल्कुल गलत है। इसका सही अर्थ यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब इस भाव में सभी लोग सुखी रहे। ये सनातन धर्म क्या कहता है कि हमारा ही लाभ नहीं, हो पूरी विश्व का, पूरे कल्याण का, क्योंकि वसुदेव कुटुंब की भावना है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे निरामय। कोई भी रोग जो है, मतलब किसी के शरीर में कोई रोग नहीं हो, ये इस तरीके से बात कही गई है। कोई सर्वे सर्वे नहीं है। तो क धन चित से क्या बनेगा? कश्चित। इसी प्रकार से देखिए ये है पुनः और इधर आ गया च, और क्या बनेगा? पुनश्च। क्या होता है पुनश्च? पुनश्च दोबारा। पुनश्च का मतलब क्या होता है? आप लोगों का इस शब्द से वास्ता कम पड़ा है। कम पड़ा, मैं बता रहा हूं, मैं जान रहा हूं ना, क्योंकि आप वो पीढ़ी हो जिन्होंने ये हमने जो जिया वो आप लोगों ने नहीं जिया। वो बता रहा हूं, जब ये मोबाइल की दुनिया नहीं थी, जब अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड, ठीक है ना, उस समय पत्र व्यवहार जब होता था, मुझे बताओ ईमानदारी से,
तुम लोगों ने कभी अपने मम्मी पापा को अभी आज दिन कल फिलहाल में कभी पत्र लिखा है? मुश्किल से कभी नहीं, कभी वो भी गलती से विद्यालय में आता था पाठ्यक्रम में, इसलिए हम लिखते थे, बाकी हाँ बाकी नहीं। हाँ हाँ हाँ, सच बात कही, लेटर बॉक्स की कहा है। तो आप सोचिए, आपने वो जिंदगी जी नहीं, लेकिन जिन्होंने ये जिंदगी जी है उस पत्र की अहमियत वो ही जानता है, क्योंकि उनके पास कोई सोशल मीडिया, कोई मतलब किसी व्यक्ति के बारे में पता लगे उस पत्र के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। तब वो पत्र लिखता था, मुंबई से पत्र आता था तो बड़ी बेसब्री से, बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार होता। और जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो पत्र लेकर के किसी पड़ोसी को बता, भाई क्या लिखा, पढ़ के बता। वो नहीं लिखा होता था तो फिर उसकी वो जो निरक्षर जाती थी, काश में पढ़ा लिखा होता तो सच बात में जान सकता कोई लिपापोती तो नहीं हो रही है ना, कुछ भी कह सकता। मेरे मनी ऑर्डर में मैंने 2,000 रुपए भेजे और वो 1,000 ही कह रहा है, बाकी 1,000 रुपए अपनी जेब में डाल रहा हो। हाँ, तो वो भी बनी, आप कह रहे बिल्कुल सही कह। तो मैं बता रहा हूं कि पत्र के अंदर ये शब्द कहाँ आता था। पत्र के आरंभ होता था, परम आदरणीय पिताजी के श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम, ईश्वर की असीम कृपा से आप कुशल मंगल होंगे और मैं भी यहाँ पर आपके पुण्य आशीर्वाद से कुशल मंगल हो। मैं आशा ही नहीं अपितु विश्वास रखता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। आपने जो पैसे भेजे थे वो मुझे प्राप्त हो गए। फिर बाद में माता श्री के चरणों में नमन और बंटी बबली को प्यार, है ना, वो चुन्नू मुन्नू बंटी बबली जो भी होंगे वो फिर थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करते, क्योंकि पत्र मेन बात होगी हो गई, फिर क्या कहेंगे बाकी सब ठीक है वो ठीक है वो। फिर लास्ट में पत्र जब समाप्ति पे होता था तो अचानक हमें कुछ बात याद आ जाती जो बीच में हमको लिखनी थी, तो नहीं लिख पाते, तो फिर उसको बीच में इस तरीके का एरो बना करके कई जगह होती तो उसको सेट करते। तो कई बार क्या करते थे कि लास्ट में एक डायलॉग बाजी जरूर लिखते थे, पुनश्च बंटी और बबली को प्यार। पहले प्यार हो चुका है लेकिन दोबारा तो पुनश्च, तो जो काम पहले हो चुका है उसको दोबारा जब किया जाता है। पुनश्च मैं आपको कह रहा हूं, मनोकामना न लिखें, मनोकामना। बात समझ आ गई? तो पुनश्च, तो पुनः प्लस च से क्या बन गया, पुनश्च। इसी प्रकार से देखिए ये नी और इधर आ गया चिंत, निश्चिंत, क्या बनेगा, निश्चिंत। निय प्लस चिंत से क्या बन गया, निश्चिंत। चलिए, तो ये च की ध्वनि को हम बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं जो आपको उदाहरण दिया, ये दिया था मैंने मन, और इधर आ गया चिकित्सा, और क्या बनेगा, मनस चिकित्सा। ये बन जाएगा मनस चिकित्सा, इस तरीके से बनता है। लेकिन हम क्या लिख देते हैं, मनोचिकित्सा, ये नहीं आता। इसी प्रकार से देखिए ये है यश और इधर आ गया शेष, और ये आ जाएगा यश शेष, जिसका यश शेष रहता है। देखो कितने शाह है ना, है ना। इसी प्रकार देखिए ये आरपीएससी, हंसो मत, फिर आरपीएससी में आ चुके हैं, ठीक है, आरएस में यश धन शरीर और साहब नागिन बन गए तुम। यशस शरीर, यश धन शरीर से क्या बना, यशस शरीर। इसी प्रकार से देखिए ये नी और ये शब्द 12 असली खेल शुल्क, और क्या बनेगा, निःशुल्क। ये है शुद्ध। अब आप देखिए निःशुल्क दवा योजना, इतना निःशुल्क निःशुल्क लिख करके शब्द का सत्यानाश कर दिया। ये है निःशुल्क, लेकिन मरण हो जाता है निःशुल्क बोलने में, इसलिए जल्दबाजी में सीधा क्या कर देते हैं, नी और क्या लिख देते हैं, शुल्क, निःशुल्क। ये अशुद्ध है, ये नहीं है। अब आपको बोलना क्या है, निःशुल्क। अगर आप संधि करके लिख रहे हो तो ये शब्द अशुद्ध है, लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हो बिना जोड़ के, तब तो फिर राइट है। फिर तो चलो संधि नहीं हुई ना, प्लस नहीं है, शिरो रेखा अलग होगी ना,
संधि नहीं हुई, लेकिन शिरोरेखा मिला ली, फिर तो गलत है। लेकिन कई जगह पर शिरोरेखा मिला हुआ मिलेगा, तो ये गलत है, इसको नहीं करना है, ये ध्यान रखना। नियतन शुल्क निःशुल्क होता है। इसी प्रकार से देखिए, ये नी और इधर आ गया शब्द, और ये बनेगा निशब्द, जिसमें कोई शब्द नहीं रहता, वो खत्म हो जाए, निशब्द, उसको कहते हैं निरुत्तर हो जाना, निशब्द। ठीक है, निशब्द। इसी प्रकार आगे और दे लेते हैं, ये दूह और ये शासन, और ये बन जाएगा दुशासन, दुशासन। इसी प्रकार से ये दूह धनशील, दुष्शील, बुरे काम करने वाला, उसको क्या कहेंगे, दुष्शील। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ लेना। ये नी धन चल, जो चल नहीं सकता, निश्चल, और जिसमें कोई छल या कपट न हो, और ये हो जाएगा निश्चल। इस तरीके से, ओके, छाप लो। नहीं तो भी कोई बात नहीं, आप तो लिख लो, आप कल नहीं लिखेंगे इनको, ठीक है। हाँ, कल नहीं, आज लिख लीजिए, अभी टाइम है। ओके।